नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। आज की वारदात जो है वो काफ़ी पुरानी है लेकिन बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प इस वजह से क्योंकि इस वारदात में जब कोर्ट की तरफ से जो डिसीज़न आया वो वाकई में चौंकाने वाला था। यानी एक कत्ल हुआ जिसकी प्लानिंग की गई और प्लानिंग के तहत ही उस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। उसमें जो आरोपी शामिल थे उनको कोर्ट ने कोई सख्त सज़ा न सुनाते हुए केवल 7 साल और 3 साल की सज़ा सुनाई। और ये अपने आप में बहुत ही ग्रूसम मर्डर था उन दिनों में। और बात है चेन्नई की, जो उन दिनों मद्रास के नाम से जाना जाता था। 29 अगस्त 1952 मद्रास का एक थाना था जिसमें एक महिला बड़े घबराई हुई पहुंची और उसने बताया कि उसका पति, जिसका नाम आलवेंदर है, वो गायब है। यानी 28 अगस्त 1952 से वो गायब है। पुलिस ने और पूछताछ करी तो बताया कि वो एक मार्केट है, कोतवाल मार्केट, चेन्नई की। वहाँ पे वो एक पेन कंपनी है उसमें काम किया करता था और अक्सर वो शाम 7 बजे तक वापस घर लौटाया करता था। लेकिन 28 अगस्त को जब नौकरी पर गया उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आया। और भी उसने बताया कि उम्र जो थी उसकी 42 साल थी, कद करीबन 5.5 फुट था। और इसके अलावा ये जो शख्स गायब हुआ था आलवेंदर, ये पहले ब्रिटिश आर्मी में काम करता था लेकिन इसने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। और फिलहाल ये केवल वो पेन की जो दुकान थी, जो कोतवाल मार्केट जो है, वहाँ पे काम नहीं करता था। इसके अलावा भी ये थोड़े बहुत अपना साइड बिजनेस जैसे साड़ियाँ बेचना या फिर प्लास्टिक का सामान बेचना, इस तरीके के काम भी किया करता था। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। और तफ्तीश शुरू जब होती है तो पुलिस बताती है, पुलिस जो तफ्तीश करती है, पुलिस पहुंचती है उस दुकान पे जहां से ये आलवेंदर गायब हुआ था। वहाँ पे आलवेंदर के बारे में पूछताछ की जाती है तो दुकान का मालिक होता है, उसका नाम चट्टी होता है। वो बोलता है कि लास्ट टाइम पे करीबन 12 बजे 10 बजे के आसपास एक महिला है जिसका नाम देवकी मेनन है, उससे आलवेंदर जो था वो बात करते हुए दिखा था। और 12 बजे उसके बाद वो लंच के लिए निकला और उसने बताया कि मैं 1 घंटे में लंच करके आ रहा हूँ। और उसके बाद से ही ये शख्स गायब है। अब पुलिस ने तय किया कि ये जो देवकी मेनन जो महिला है इसके बारे में पता किया जाए तो इसका मालूम चला कि सिमेट्री रोड है रोयापुरम, उधर इसका मकान था। और ये अपने पति जिसका नाम था प्रभाकर मेनन, और ये दोनों हाल में ही शादी हुई थी, यानी जून 1952 में इनकी शादी हुई थी। और ये दोनों उसी मकान में रहा करते थे। तो जो रामनाथ अय्यर जो इंस्पेक्टर थे वो तफ्तीश करने के लिए इस घर पर पहुंचे। देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था और घर में जो रहने वाले 2 ही लोग थे और एक नौकर था 13 साल का, वो भी गायब था। अब रामनाथ जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने तय किया कि इस घर का ताला तोड़ा जाए और देखा जाए कि घर के अंदर क्या है। तो उन्होंने ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद वो घर के अंदर दाखिल हो गए। और जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि किचन में और एक कमरे में कई सारे खून के निशान हैं, यानी फर्श पर खून के जो निशान हैं वो लगे हुए थे। हालांकि उनको साफ़ किया गया था, काफ़ी कोशिश की गई थी साफ़ करने की, लेकिन तब भी कुछ निशान रह गए थे। और साथ ही एक पंजा, खूनी पंजा जो था वो उसी घर के कमरे की दीवार पर लगा हुआ था। जिस तरीके से आपको याद होगा कि आरुषि केस में भी जो छत थी जहाँ से हेमराज की लाश मिली थी, वहाँ पे भी पुलिस को एक पंजा मिला था, खूनी पंजा। और काफ़ी तफ्तीश करी गई थी लेकिन किसी नतीजे पे इस मामले में नहीं पहुँचे थे कि वो आखिर जो पंजा था, जो खून था, वो किसका था। तो यहाँ पे भी इस तरीके से एक खूनी पंजा मिला और पुलिस ने जो मौका था उसके सारे जो सबूत थे वो फॉरेंसिक की टीम बुलाई और वहाँ से इकट्ठे किए। ये 28 तारीख की 29 तारीख की बात है। और 29 तारीख को ही एक सूचना पुलिस को और मिली, वो ये थी कि 28 तारीख को
एक ट्रेन चलती थी, अभी भी शायद चलती होगी, जिसका नाम था इंडो सैलोन बोट एक्सप्रेस। बोट एक्सप्रेस इस वजह से क्योंकि ये इंडो सैलोन, सैलोन मतलब श्रीलंका का जो पहला नाम था उसको सैलोन बोलते थे। तो ये श्रीलंका और चेन्नई के बीच में चला करती थी। रामेश्वरम तक ये ट्रेन जाती थी और रामेश्वरम के बाद में जो स्टीमर हुआ करता था, स्टीमर फेरी हुआ करती थी, वहाँ से वो पैसेंजर जो थे वो श्रीलंका की तरफ चले जाया करते थे। और वहाँ पे श्रीलंका में जब ये उतरते तो फिर वो वहाँ पे एक ट्रेन में बैठते थे और वो ट्रेन कोलंबो तक जाया करती थी। तो ये एक ही टिकट लगता था इसका और एक ही टिकट से ये पूरा सफ़र चेन्नई से लेके श्रीलंका तक का तय किया जाता था। तो मानामदुराई एक जगह है इसी रूट पे, वहाँ पे ट्रेन रुकी और ट्रेन इस वजह से रुकी क्योंकि जो लोग थे उन्होंने बहुत शिकायत करी कि एक डब्बा है, एक बड़ा संदूक है स्टील का, उसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी। तो जो ट्रेन का टीटी था उसको पैसेंजर्स ने शिकायत करी कि इस तरीके से इसमें से काफ़ी बदबू आ रही है। आप जानते हैं कि चेन्नई जो है उसमें जो हॉट और ह्यूमिड रहता है, गर्माहट काफ़ी रहती है, मतलब कि अगर दिन में देखा जाए तो काफ़ी गर्माहट रहती है, सुबह शाम ठंडा रहता है समुद्र की वजह से। तो अब पुलिस टीटी ने पुलिस को बुलाया और जब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने आके वो ट्रंक जो था, संदूक खोला तो उसमें एक लाश के टुकड़े पड़े हुए थे जिसमें हाथ पाँव दो, मतलब कि हाथ पाँव अलग थे और जो टोर्सो वाला इलाका है, जो धड़ वाला इलाका है, वो अलग था। पुलिस ने मौका मुआयना किया और इस लाश को प्रिजर्व करवा दिया, रखवा दिया और आगे की जो तफ्तीश थी वो इन्होंने शुरू कर दी। ये जो 28 अगस्त को लाश मिली थी, इसकी खबर 29 अगस्त को अखबार में छपी, 30 अगस्त को अखबार में छपी और जब 30 अगस्त को ये खबर अखबार में छपी तो जो रामनाथ अय्यर थे, जो एक मिसिंग कंप्लेंट की, आलविंदर जो था जिसकी मिसिंग कंप्लेंट की जांच कर रहे थे, उन्होंने ये खबर पढ़ी और उन्हें लगा कि ये जो खबर है ये उनके काम की है और इस खबर का रिश्ता जो है ये इस मिसिंग कंप्लेंट से है। तो ये जो रामनाथ अय्यर थे, उन्होंने जो भी वहाँ के अधिकारी थे मानामदुराई के, जहाँ पे ये लाश मिली थी ट्रंक के अंदर से, उनको बोला कि आप पोस्टमार्टम के लिए लाश को चेन्नई भेज दीजिए और उन्होंने ऐसे ही किया। तब तक इनकी तफ्तीश जो थी जारी थी और रामनाथ अय्यर ने जो मकान था जहाँ पे खून के धब्बे मिले थे उसके आसपास करीबन 50 लोगों से पूछताछ करी और उन 50 लोगों से पूछताछ के दौरान ही एक उन्हें रिक्शे वाला भी मिला और उस रिक्शे वाले ने बताया कि इस मकान में रहने वाले जो प्रभाकर मेनन हैं उनको मैं लेकर गया था कहीं पर और रास्ते में रोयापुरम बीच है, वहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने समुद्र में फेंकी थी और ख़ास तौर पे उस जो रिक्शे वाला था उसने बताया था कि एक फुटबॉल नुमा चीज़ थी उनके हाथ में, वो उन्होंने समुद्र में फेंकी थी। हालांकि वो उस पर कागज़ और कपड़ा लिपटा हुआ था तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये था कि वो फुटबॉल नुमा चीज़ थी। जब ये बात इंस्पेक्टर को मालूम चली तो इंस्पेक्टर को भी लगा कि ये हो ना हो ये किसी का सर होगा और जहाँ तक है उसी लाश का सिर होगा जो ये इंडो सैलोन जो ट्रेन है इसकी बोगी से बरामद हुई है। 30 तारीख आते आते ये जो लाश थी जो टुकड़ों में मिली थी वहाँ चेन्नई आ गई पोस्टमार्टम के लिए और इधर जो रामानाथ अय्यर जो इस मामले की जांच कर रहे थे वो अपनी तफ्तीश शुरुआत कर पाते इससे पहले ही रोयापुरम बीच पे ही पुलिस को एक सर मिला और वो सर इस तरीके से मिला कि वो सर फेंका तो समुद्र के अंदर गया था लेकिन समुद्र की लहरों ने उसको वापस बीच पे ढकेल दिया और बीच पे एक कांस्टेबल जो था वो गश्त कर रहा था और उसको वो सर मिला। तो जब ये सर की बात 30 अगस्त को सामने आई तो रामानाथ अय्यर ने वो जो सर मिला था उसको भी अपने कब्जे में लिया और उसको भी उसी पोस्टमार्टम हाउस पे भिजवा दिया जहाँ पे उस लाश के टुकड़े आने थे जो ट्रंक में मिले थे। जब उनको मिला के देखा गया तो लगभग एक तस्वीर जो थी, हालांकि डिकम्पोज हो गई थी, लेकिन
थोड़ा बहुत अंदाज़ा पुलिस ने और जो 2 डॉक्टर थे जो इस पूरे पोस्टमार्टम को कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने लगा लिया था। और उन्होंने बताया कि ये जो मरने वाला है इसकी उम्र करीबन 42 साल के आसपास है। उसका जेनिटल पार्ट्स को जब डॉक्टरों ने देखा तो उसको देख के लग रहा था कि ये किसी मुस्लिम मेल की बॉडी है। अब जो रामनाथ अय्यर थे उन्होंने जो अलविंदर जिसकी मिसिंग कंप्लेंट थी उसकी पत्नी को बुलाया और उसकी पत्नी को वो लाश दिखाई। पत्नी ने लाश देखी और कान में एक छेद जो था उसको देख के उसने पहचाना कि उसके पति की लाश है। साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम जब किया था तो उसी दौरान फिंगरप्रिंट भी लिए थे इस लाश के, और इनका मिलान अलविंदर जो था वो क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में काम करता था तो इस दौरान जब उसकी डिटेल्स लिए गए थे तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए थे। तो जब उन फिंगरप्रिंट्स का मिलान लाश के टुकड़ों वाले फिंगरप्रिंट से किया गया तो वो मिल गए। यानी एक तरफ तो पत्नी ने कंफर्म कर दिया कि ये उसकी अलविंदर की लाश है, दूसरा फिंगरप्रिंट भी मैच कर गए, और तीसरी बात जो कदकाठी जो लाश की थी वो 5.5 फुट की थी जैसा मिसिंग कंप्लेंट में पत्नी ने लिखवाया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पूरी लाश का जो संबंध था वो उसी मकान से था मेनन दंपत्ति के जो बंद था, देवकी मेनन और प्रभाकर मेनन। अब पुलिस ने प्रभाकर मेनन और देवकी मेनन के घर वालों को खोजना शुरू किया तो सबसे पहले पुलिस के हाथ में जो नौकर था वो लगा। 13 साल का वो नाबालिग नौकर था और पुलिस ने जब उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो लोग 28 अगस्त को ही शाम को पहले चेन्नई से मैसूर और फिर मैसूर से फ़्लाइट पकड़ के मुंबई गए अपने किसी रिश्तेदार के पास। और ये जो देवकी के पिता थे उनसे भी पुलिस ने जब पूछताछ करी तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक करी कि ये दोनों पहले मैसूर गए और मैसूर से मुंबई गए। अब रामनाथ अय्यर जो थे वो तुरंत चेन्नई पुलिस जो थी हरकत में आई और उन्होंने पहले बेंगलोर बाई रोड गए और बाई रोड बेंगलोर से ये फ़्लाइट पकड़ के मुंबई पहुंच गए। उस टाइम में फ़्लाइट से जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 1952 में आप जान लीजिए कि इक्का दुक्का ही जहाज़ चला करते थे, लेकिन उस टाइम पे भी पुलिस ने इस मामले में इतनी ज़्यादा अलर्टनेस दिखाई कि इस केस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फ़्लाइट का सहारा लिया। नॉर्मली उस टाइम पे इस तरीके के संसाधन नहीं थे कि पुलिस या पैसा नहीं था कि पुलिस फ़्लाइट से जा सके या फ्रीक्वेंटली जिस तरीके से आजकल फ़्लाइट वगैरह में पुलिस जाती है तफ्तीश के लिए या फिर किसी मुजरिम को लाने के लिए। तो वहाँ पहुँची मुंबई जब रामनाथ अय्यर वहाँ पे लोकल पुलिस की इन लोगों ने मदद ली और प्रभाकर और जो देवकी थे उनको इन्होंने एक रिश्तेदार के यहाँ से गिरफ्तार कर लिया और फ्लाइट से ही वापस चेन्नई लेकर आ गए ये लोग। और जब ये लोग चेन्नई लेके आ गए तब पूछताछ करना शुरू किया कि क्या हुआ था। तो अब कहानी जो थी वो खुलना शुरू हुई। कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि जो अलविंदर था ये बेसिकली बड़ा दिलफैक टाइप का आदमी था। सेना में काम करता था, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद फिर साड़ी का बिज़नेस और ये फाउंटेन पेन की जो दुकान थी उस पर भी काम करता था। इसके अलावा कुछ और भी बिज़नेस करता था और ये चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनसे संबंध बनाऊं। अगस्त 1951 में इसकी मुलाकात देवकी मेनन से हुई और देवकी मेनन इसकी अलविंदर जिस दुकान पे काम किया करता था वहाँ पे एक फाउंटेन पेन ख़रीदने आई थी। तो उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात जल्दी जिस्मानी रिश्तों में बदल गई। और ये अलविंदर जो था देवकी को अक्सर चेन्नई के ही एक होटल है, शायद अब उसका नाम द क्राउन है, वहाँ पे ले जाया करता था और इसके साथ सेक्स किया करता था। ये सिलसिला चल रहा था और अगस्त 1951 में मुलाकात हुई थी अलविंदर और देवकी की। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मई 1952 में देवकी की मुलाकात होती है अपने पति प्रभाकर से। और प्रभाकर जो था उस टाइम पे एक इंश्योरेंस कंपनी थी उसमें काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था और कंपनी ने गाड़ी भी दे रखी थी। तो देवकी को लगा कि ये अच्छा है कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ।
तो इन लोगों ने मई में मुलाकात हुई और जून 1952 में शादी कर ली। शादी के बाद ये जो प्रभाकर था इसने अपनी जो नौकरी थी वो छोड़ दी और एक फ्रीडम नाम का अखबार था उसमें बतौर ये संपादक काम करने लग गया। जब ये बतौर संपादक काम करने लग गया उसी दौरान ऐसी बातचीत हो रही थी पति पत्नी के बीच में, तो प्रभाकर ने बोला कि हमारे अखबार को पैसों की ज़रूरत है और पैसों के लिए हमें ऐड चाहिए, एडवर्टीज़मेंट चाहिए। तो ये समस्या उसने अपनी पत्नी को बताई, तो पत्नी ने बोला कि कोई बात नहीं, एक ऐड तो मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है तुम दिलवा दो। तो ये जो देवकी थी ये उसको लेके, अपने पति प्रभाकर को लेके अलविंदर जिस उसमें काम करता था शॉप में, एक बड़ी पेन शॉप थी वो, वहाँ पे लेके गई और वहाँ पे इसने इंट्रोड्यूस भी करवाया कि ये मेरे हस्बैंड है। अलविंदर को भी इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारी पुरानी जान पहचान है। तो जब आपस में इन दोनों की बात हो रही थी और जिस तरीके से अलविंदर सारी फ्लर्ट कर रहा था उसके पति के सामने ही देवकी से, तो उसको प्रभाकर को काफ़ी शक हुआ और उसके दिल में बात घर कर गई कि हो ना हो इन दोनों के पहले भी रिलेशन रहे हैं और ये बात इसको पता करनी थी। तो एडवर्टीज़मेंट मिल गया, छप भी गया, लेकिन जो प्रभाकर का जो दिमाग था उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी जो उस दिन की मुलाकात हुई थी और जिस तरीके से अलविंदर ने उसकी पत्नी देवकी के बारे में कई सारी बातें बोली थी। तो वो लगातार देवकी से पूछ रहा था कि तुम बताओ तुम दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप था। तो देवकी बोलती थी कि नहीं ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था, हम लोग दोस्त थे, एक दूसरे को जानते थे, बस इसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन प्रभाकर को पता नहीं क्यों यकीन था कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में है और वो लगातार परसुएट कर रहा था कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ था। काफ़ी उसको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बता नहीं रही थी। आखिरकार 27 अगस्त को देवकी और प्रभाकर एक पिक्चर देखने गए, मूवी देखने गए और पिक्चर हॉल में ही बातों के दौरान देवकी ने इस बात को माना कि उसका और अलविंदर के जिस्मानी रिश्ते थे और उसने ये भी बताया कि अब शादी होने के बाद भी वो मुझ पर दबाव बना रहा है, जैसे एडवर्टीज़मेंट जब दे दिया था और उसके बाद भी वो मेरे ऊपर दबाव बना रहा था कि वो आए और एक होटल जो था उसने बताया था कि वहाँ पे पहुँचे। ये गई भी थी उस दिन भी उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी अलविंदर ने देवकी के साथ, लेकिन ये भाग के वहाँ से आ गई। तो अब देवकी को लग रहा था कि क्योंकि अलविंदर भी उधर इसको धमकी दे रहा था देवकी को कि वो सारा जो भी हम लोगों के दोनों के बीच का रिलेशन है वो उसके पति प्रभाकर को बता देगा। तो ये दबाव भी देवकी पर था और दूसरी तरफ जो पति का दबाव था कि बताओ कि रिश्ता क्या था, कि वो रिश्तों की बात को कबूल करे। तो दो तरफा जब दबाव इसके ऊपर आने लग गया और उसको लगने लग गया देवकी को कि अलविंदर आगे मेरे को ब्लैकमेल करेगा और इससे बढ़िया है कि मैं ही सारी बात बता दूं। तो जब ये पिक्चर देखने गए थे उसी दौरान देवकी ने सारी बातें अपने पति प्रभाकर को बता दी कि इस तरीके से बात थी कि मेरे और इसके फिज़िकल रिलेशनशिप थे, लेकिन अब मैं कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, लेकिन अब ये मेरे को दबाव बना रहा है, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम मेरे साथ रिलेशन रखो और मुझे होटल्स में बुलाता है और मुझे मजबूर करता है कि वो सेक्स करे मेरे साथ। जब ये बात प्रभाकर ने सुनी तो उसको काफ़ी गुस्सा आया और बीच पिक्चर में ही ये दोनों वहाँ से हॉल से उठ के चले गए। रास्ते में ही प्रभाकर ने एक चाकू की दुकान थी वहाँ से एक चाकू ऑर्डर किया, चॉपर बड़ा, और उसको बोला कि इसको तैयार कर दे, मैं सुबह लेने आऊँगा। घर पहुँच के उसने देवकी से बोला कि तुम सुबह 10 साढ़े 10 बजे अलविंदर की जो शॉप है वहाँ पे जाना और उसको बोलना कि वो दोपहर में घर पर आए। उसने सुबह प्रभाकर ने जो ऑर्डर दिया था चाकू का वहाँ से 9 बजे के करीब चाकू लिया और चाकू लेने के बाद ये घर पे आ गया। और जब ये घर पे आ गया तो 10:30 बजे के करीब जो देवकी थी वो चली गई अलविंदर के पास और उसने बोला कि तुम 12-1 बजे के करीब कोई घर में होगा नहीं तो तुम आना। तो लंच का टाइम बोल के जब अलविंदर वहाँ से निकला तो देवकी के घर पे पहुँचा। रोयापुरम में सिमेट्री रोड है कोई, वहाँ पे जब ये पहुँचा तो
जब ये घर के अंदर एंटर हुआ तो प्रभाकर पहले से मौजूद था और दोनों के बीच में हाथापाई हुई, क्योंकि ये तो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, एलविंदर के लिए, कि कोई होगा घर के अंदर, लेकिन प्रभाकर जो था वो पूरी तैयारी के साथ घर में मौजूद था। और जब ये हाथापाई हुई तो प्रभाकर ने कई सारे जो वार थे वो इस पे एलविंदर पे किए और एलविंदर इस वार में बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया। उसके लीवर पे और उसकी किडनी पे चाकू लगे थे, जिसकी वजह से काफ़ी जो खून था वो रिस रहा था। हालांकि उसकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन प्रभाकर इस बात से इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो उसकी पत्नी के साथ रिलेशनशिप में था। दूसरी बात, अब जब उसकी शादी हो गई उसके बाद भी उसने रिलेशन बनाए और बनाने की कोशिश करी और ब्लैकमेल किया। तो उसने जो जिंदा जो एलविंदर था उसकी जो गर्दन थी उसको बड़ा एक जो चापर था उससे काट दिया। गर्दन काटने के बाद फिर इसने बाकी जो पीसेस थे बॉडी के वो किए, यानी पाँव अलग किए, हाथ अलग किए और धड़ जो था वो अलग हो गया। उसके बाद इसने एक जो सिर वाला हिस्सा था और बाकी के इसके जो एलविंदर के जो कपड़े वगैरह थे वो लिए, और सिर वाला हिस्सा इसने जो रोयापुरम बीच है वहाँ पे जो समुद्र था, एक पुल से क्रॉस होने के दौरान इसने समुद्र में फेंक दिया। और जो कपड़े थे इसने वो बीच में झाड़ियाँ थी वहाँ पे फेंक दिया और वहाँ से ये बाज़ार चला गया। बाज़ार गया और बाज़ार से इसने बड़ा जो ट्रंक था वो ख़रीदा, मेरे ख्याल से करीबन 2x4 का वो ट्रंक था या उससे भी ज़्यादा था। और उस ट्रंक को ख़रीदने के बाद ये घर पे आया और घर पर आने के बाद सारे जो उसके जिस्म के टुकड़े थे एलविंदर के वो उस ट्रंक के अंदर भरे। और टुकड़ों को भरने के बाद ये इंडो सेलोन जो बोट एक्सप्रेस थी वहाँ पे उधर पहुँचा स्टेशन पे, और इस एक्सप्रेस पे इसने वो लाद दिया और लादने के बाद वापस आ गया। पुलिस ने इस मामले में कई सारे जो सुराग था वो इकट्ठा किए, क्योंकि इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं था, केवल चश्मदीद जो थी वो देवकी थी। पुलिस ने देवकी को काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करी कि तुम वादा माफ़ी गवाह बन जाओ या प्रूवर बन जाओ, हम बिल्कुल तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन देवकी बिल्कुल अड़ी हुई थी कि जो सज़ा मेरे पति को होगी वही मुझे होनी चाहिए, और वो पुलिस की अप्रूवर बनने के लिए तैयार नहीं हुई। दोनों के ऊपर बताते हैं मुकदमा चला, और ये मुकदमा भी बोलते हैं कि चेन्नई का मद्रास हाई कोर्ट का ग्रेट हॉल है, उसमें इस मुकदमे की सुनवाई थी। और तब के एक जज थे जिनका नाम APS अय्यर था, वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। और प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की तरफ से भी बड़े बड़े जो वकील थे वो बहस कर रहे थे। यानी चेन्नई के इतिहास में, चेन्नई का जो इतिहास है, इवन बताया जाता है कि कई सारे जो UPSC के कोर्सेज़ हैं या कई सारे ऐसे जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें भी इस ट्रेनिंग होती है, या पुलिस के भी कुछ कोर्सेज़ होते हैं उसमें भी ये केस के बारे में पढ़ाया जाता है। ऐसे इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं जिनको पढ़ाया जाता है ताकि लोगों को मालूम चल सके कि इस तरीके से भी लोग छूट सकते हैं या लोगों को सज़ा हुई है। तो इस मामले की भी सुनवाई हुई, और इस मामले की जो सुनवाई थी, पहले जो मामला था वो भले ही 302 में दर्ज किया हो, लेकिन जब इस मामले की सुनवाई ख़त्म हुई तो जो मामला था उसको 304 में बदल दिया गया और 201 में। 304 यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और दूसरा 201 यानी सबूत मिटाना। तो इस मामले में प्रभाकर को 7 साल की सज़ा हुई, जबकि जो देवकी मेनन थी उसकी पत्नी उसको 3 साल की सज़ा हुई। इन दोनों ने अपनी सज़ा काटी, और सज़ा काटने के बाद ये केरला चले गए, और केरला जाने के बाद इनकी कोई खबर नहीं थी। हालांकि कुछ जो लोग थे वो बताते हैं कि केरला में इन्होंने एक छोटा सा होटल शुरू किया था, और अब बताते हैं कि वो होटल काफ़ी बड़ा हो गया, यानी इन लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस करी। 1952 की घटना है, मुश्किल ही है कि इस समय इनमें से शायद कोई ज़िंदा हो, लेकिन ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है कि जहाँ पे एक कत्ल हुआ और कत्ल की बाकायदा
साजिश भी हुई, क्योंकि अगर साजिश नहीं होती तो ट्रंक भी लेके नहीं आया जाता, या फिर फिट ऑफ रेंज में मर्डर नहीं हुआ था क्योंकि चाकू का पहले ही ऑर्डर कर दिया गया था। सारी चीज़ें प्लान थी। लेकिन जब ये मामला जज के सामने पहुंचा तो जो बहुत ही ये जो जज थे APS अय्यर, ये भी बहुत ही क्वालिफाइड जज माने जाते हैं जुडिशरी की हिस्ट्री में। उन्होंने इस मामले को नहीं माना कि ये 302 यानी मर्डर का मामला है, और इन्होंने जो धाराएं थी वो बदल दी गई। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।